प्रस्तावना पूर्ण ऑडियो बुक हिंदी में। अब यह महज एक दुर्स्वप्न नहीं रहा, बल्कि काली रेखा उनके पैरों से उठने वाली बर्फीली धुंध के बीच से हमारी ओर बढ़ रही थी। हम मरने जा रहे हैं, मैंने घबराहट में सोचा। मैं उस अनमोल प्राणी के लिए बेताब था जिसकी मैंने रक्षा की थी, लेकिन इसके बारे में सोचना भी मेरी लापरवाही थी जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वे धीरे धीरे करीब आ गए, उनके काले वस्त्र हरकत के साथ थोड़े से फड़फड़ा रहे थे। मैंने देखा कि उनके हाथ हड्डियों के रंग के पंजों में बदल गए। वे अलग हो गए, चारों तरफ से हम पर हमला करने के लिए झुके। हम संख्या में कम थे, ये खत्म हो चुका था। और फिर फ्लैश से प्रकाश के फटने की तरह पूरा दृश्य अलग था। फिर भी कुछ नहीं बदला, वोल्टुरी अभी भी हमारी ओर पीछा कर रहा था, मारने के लिए तैयार। जो वास्तव में बदला वह ये था कि मुझे तस्वीर कैसी दिख रही थी। अचानक मुझे इसके लिए भूख लगी। मैंने उन्हें हमला करने के लिए खाना खिलाया। घबराहट खून की प्यास में बदल गई जब मैं आगे झुका। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी और मेरे नंगे दांतों के बीच से एक गुर्राहट निकली। चैप्टर 19 जलना। दर्द बहुत भयानक था। मैं बिल्कुल हैरान था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मेरा शरीर दर्द को अस्वीकार करने की कोशिश कर रहा था और मैं बार बार एक अंधकार में फंस रहा था, जो पीड़ा के कुछ सेकंड या शायद कुछ मिनट भी खत्म कर रहा था, जिससे वास्तविकता को स्वीकार करना और भी मुश्किल हो रहा था। मैंने उन्हें अलग करने की कोशिश की। अवास्तविकता काली थी और इससे ज्यादा दुख नहीं हुआ। वास्तविकता लाल थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे एक ही समय में दो टुकड़ों में चीरा जा रहा हो। किसी बस से टक्कर मारी जा रही हो, किसी इनामी लड़ाके ने मुझे घूंसा मारा हो, बैलों ने मुझे रौंदा हो या तेजाब में डुबा दिया हो। वास्तविकता ये थी कि मैं दर्द के कारण हिल भी नहीं पा रहा था और मेरा शरीर ऐंठ रहा था। वास्तविकता ये थी कि हमें पता था कि इस सारी यातना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कुछ था, और वह क्या था ये याद न रख पाना। वास्तविकता बहुत तेजी से सामने आ गई थी। एक पल सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। मेरे आसपास ऐसे लोग थे जिन्हें मैं प्यार करता था। मुस्कुराहटें किसी तरह, हालांकि यह असंभव था, ऐसा लग रहा था कि मुझे वह सब कुछ मिलने वाला था जिसके लिए मैं लड़ रहा था। और फिर एक छोटी सी महत्वहीन बात गलत हो गई। मैंने देखा कि मेरा कप झुका हुआ था, काला खून बह रहा था और एकदम सफेद रंग को दाग रहा था, और मैं दुर्घटना की ओर सहजता से झुक गया था। मैंने दूसरे तेज हाथों को देखा था, लेकिन मेरा शरीर आगे बढ़ना, खींचना जारी रहा। मेरे अंदर कुछ विपरीत दिशा में खींच गया था। फटना, टूटना, पीड़ा। अंधेरे ने अपना कब्जा जमा लिया था और फिर यातना की लहर में बह गया। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पहले भी एक बार डूब चुका था, और यह अलग बात थी, मेरा गला बहुत गर्म था। मेरे टुकड़े टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं। अधिक कालापन। इस बार दर्द फिर से वापस आने पर आवाजें चिल्लाने जैसी लगीं। प्लेसेंटा अवश्य ही अलग हो गया होगा। चाकुओं से भी ज्यादा तेज किसी चीज ने मेरे अंदर से शब्द चीर दिए, जो दूसरी यातनाओं के बावजूद अर्थपूर्ण थे। अलग हुए प्लेसेंटा एक को पता था कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब था कि मेरा बच्चा मेरे अंदर मर रहा था। उसे बाहर निकालो, मैंने एडवर्ड से चिल्ला कर कहा। उसने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया? वह सांस नहीं ले पा रहा है। अभी करो, मॉर्फिन। वो हमारा बच्चा मरते समय तक इंतजार करना चाहता था, मुझे दर्द निवारक दवा देना चाहता था। नहीं, अभी। मेरा गला भर आया, मैं बात पूरी नहीं कर सका। कमरे में रोशनी काले धब्बों से ढक गई थी, जैसे कि एक नए दर्द का ठंडा बिंदु मेरे पेट में बर्फ की तरह चुभ रहा हो। मुझे गलत लगा कि मैं अपने गर्भ, अपने बच्चे, अपने छोटे एडवर्ड जेकब की रक्षा के लिए स्वचालित रूप से संघर्ष कर रही थी, लेकिन मैं कमजोर थी। मेरे फेफड़े दर्द कर रहे थे, ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। दर्द फिर से गायब हो गया, हालांकि मैं अब भी उससे चिपकी हुई थी। मेरा बच्चा मर रहा है। कितना समय बीत गया था? कुछ सेकंड या कुछ मिनट। दर्द खत्म हो गया था, सुनना हो गया था। मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था।
मैं अभी भी देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं सुन सकता था। मेरे फेफड़ों में फिर से हवा भर गई थी, जो मेरे गले के ऊपर नीचे खुरदरे बुलबुले बना रही थी। अब तुम मेरे साथ रहो, बेला। क्या तुम सुन रही हो? रुको, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा रही हो। अपना दिल धड़काती रहो। जेकब, जेकब अभी भी यहाँ है, अभी भी मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। बेशक मैं उसे बताना चाहता था। बेशक मैं अपना दिल धड़काता रखूंगा। क्या मैंने उन दोनों से वादा नहीं किया था? मैंने अपने दिल को महसूस करने की कोशिश की, उसे खोजने की, लेकिन मैं अपने शरीर के अंदर इतना खो गया था। मैं उन चीज़ों को महसूस नहीं कर पा रहा था जो मुझे करनी चाहिए थी, और कुछ भी सही जगह पर महसूस नहीं हो रहा था। मैंने पलक झपकाए और मुझे अपनी आंखें मिल गईं। मैं रोशनी देख सकता था। वो नहीं जिसकी मुझे तलाश थी, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर ही था। जब मेरी आंखें समायोजित करने के लिए संघर्ष कर रही थीं, एडवर्ड फुसफुसाया, रेनेस्मी। रेनेस्मी, क्या वह मेरी कल्पना का गोरा और आदर्श बेटा नहीं है? मुझे एक पल के लिए झटका लगा, और फिर गर्मजोशी की बाढ़ आ गई। रेनेस्मी, मैंने चाहा कि मेरे होंठ हिलें, चाहा कि हवा के बुलबुले मेरी जीभ पर फुसफुसाहट में बदल जाएं। मैंने अपने सुन्ना हाथों को उस तक पहुंचने के लिए मजबूर किया। मुझे दे दो, उसे मुझे दे दो। रोशनी नाच रही थी, एडवर्ड के क्रिस्टल जैसे हाथों को तोड़ रही थी। चमक लाल रंग की थी, खून से लथपथ जो उसकी त्वचा पर था। और उसके हाथों में और भी ज्यादा लाली थी, कुछ छोटी और संघर्षरत चीज, खून से लथपथ। उसने गर्म शरीर को मेरी कमजोर बाहों से छुआ, लगभग जैसे कि मैं उसे पकड़ रहा था। उसकी गीली त्वचा जेकब की तरह गर्म थी। मेरी आंखें केंद्रित हो गईं, अचानक सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो गया। रेनेस्मी रोई नहीं, लेकिन उसने चौंककर सांस ली। उसकी आंखें खुली थीं, उसका चेहरा इतना हैरान था कि वो लगभग हास्यास्पद लग रहा था। छोटा, बिल्कुल गोल से उलझे हुए, खूनी बालों की मोटी परत से ढका हुआ था। उसकी पुतलियों का रंग जाना पहचाना लेकिन आश्चर्यजनक रूप से चॉकलेटी भूरा था। खून के नीचे, उसकी त्वचा पीली, मलाईदार हाथीदांत जैसी दिख रही थी। उसके गालों के अलावा, जो रंग से लथपथ थे, उसका छोटा सा चेहरा इतना सुंदर था कि मैं दंग रह गया। वह अपने पिता से भी ज्यादा सुंदर थी। अविश्वसनीय, असंभव। रेनेस्मी, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। बहुत सुंदर, असंभव। चेहरा अचानक मुस्कुराया, एक विस्तृत, जानबूझकर मुस्कुराहट। खोल गुलाबी होठों के पीछे बर्फीले दूध के दांतों की पूरी श्रृंखला थी। उसने अपना सिर मेरी छाती से सटाकर, गर्मी से बचने के लिए खुद को मेरे सीने से लगा लिया। उसकी त्वचा गर्म और रेशमी थी, लेकिन वो मेरी त्वचा जैसी नहीं थी। तभी मुझे फिर से दर्द हुआ, बस एक गर्म वार हुआ। मैं हौंफने लगा, और वह चली गई। मेरी परी चेहरे वाली बच्ची कहीं नहीं थी। मैं उसे देख या महसूस नहीं कर सकती थी। नहीं, मैं चिल्लाना चाहता था, उसे मुझे वापस दे दो। लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा थी। एक पल के लिए मेरी बाहें खाली रबर की नली जैसी लग रही थीं, और फिर ऐसा लगा कि उनमें कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा था। मैं खुद को महसूस नहीं कर पा रहा था। मेरी आंखों पर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से कालापन छा गया। एक मोटी पट्टी की तरह, दृढ़ और तेज। न सिर्फ मेरी आंखों को बल्कि मुझे भी एक कुचलने वाले भार से ढक दिया। इसके खिलाफ धक्का देना थका देने वाला था। मुझे पता था कि हार मान लेना बहुत आसान होगा। कालेपन को मुझे नीचे, नीचे, नीचे ऐसी जगह धकेलने देना जहां कोई दर्द न हो और न ही थकान और न ही कोई चिंता और न ही कोई डर। अगर यह सिर्फ मेरे लिए होता, तो मैं ज्यादा समय तक संघर्ष नहीं कर पाता। मैं सिर्फ इंसान था, मेरे पास इंसानी ताकत से ज्यादा कुछ नहीं था। मैं बहुत लंबे समय से अलौकिकता के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि जेकब ने कहा था। लेकिन ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं था। यदि मैंने अब आसान काम किया कि काली शून्यता मुझे मिटा दे, तो मैं उन्हें चोट पहुंचाऊंगा। एडवर्ड, एडवर्ड, मेरी और उसकी जिंदगी एक ही धागे में गुंथी हुई थी। एक को काटो, तो तुम दोनों को काट दोगे। अगर वह चला जाता,
तो मैं उस दौर से नहीं जी पाता। अगर मैं चला जाता तो वह भी उस दौर से नहीं जी पाता। और एडवर्ड के बिना दुनिया पूरी तरह से बेकार लगती थी। एडवर्ड का अस्तित्व होना ही था। जेकब जिसने मुझे बार बार अलविदा कहा था, लेकिन जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ी वो वापस आ गया। जेकब जिसे मैंने इतनी बार घायल किया था कि यह अपराध था। क्या मैं उसे फिर से चोट पहुंचाऊंगा, सबसे बुरे तरीके से? वो सब कुछ होने के बावजूद मेरे लिए रुका था। अब वो बस इतना चाहता था कि मैं उसके लिए रुकूं। लेकिन यहाँ इतना अंधेरा था कि मैं उनमें से किसी का भी चेहरा नहीं देख पाया। कुछ भी असली नहीं लग रहा था। इस वजह से हार न मानना मुश्किल हो गया। मैं काले रंग के खिलाफ लगातार दबाव डालता रहा, लगभग एक रिफ्लेक्स की तरह। मैं उसे उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं बस प्रतिरोध कर रहा था। उसे मुझे पूरी तरह से कुचलने नहीं दे रहा था। मैं एटलस नहीं था, और काला रंग मुझे एक ग्रह जितना भारी लग रहा था। मैं उसे कंधे पर नहीं उठा सकता था। मैं बस इतना कर सकता था कि मैं पूरी तरह से नष्ट न हो जाऊं। यह मेरे जीवन का एक पैटर्न था। मैं कभी भी इतना मजबूत नहीं रहा कि अपने नियंत्रण से बाहर की चीज़ों से निपट सकूं, दुश्मनों पर हमला कर सकूं या उनसे आगे निकल सकूं, दर्द से बच सकूं। हमेशा इंसान और कमज़ोर, यही एकमात्र चीज़ थी जो मैं कभी कर पाया था। बस चलते रहना है, सहना है, जीवित रहना है। अब तक तो बहुत हो चुका था, आज भी बहुत हो चुका। मदद आने तक मैं इसे सहता रहूंगा। मुझे पता था कि एडवर्ड हर संभव कोशिश करेगा। वह हार नहीं मानेगा, नहीं मैं हार मानूंगा। मैंने अस्तित्वहीनता के अंधकार को इंच इंच दूर रखा। हालांकि ये दृढ़ संकल्प पर्याप्त नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया और अंधेरा मेरे इंच के 8वें और 16वें हिस्से तक बढ़ता गया, मुझे ताकत पाने के लिए कुछ और चाहिए था। मैं एडवर्ड का चेहरा भी नहीं देख पा रहा था, न जेकब का, न एलिस का, न रोजली का, न चार्ली का, न रेनी का, न कार्लिसले का, न एस्मे का। कुछ भी नहीं। इससे मैं डर गया और मुझे लगा कि शायद बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगा कि मैं फिसल रहा हूँ, पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। नहीं, मुझे इससे बचना था। एडवर्ड मुझ पर निर्भर था। जेकब, चार्ली, एलिस, रोजली, कार्लिसले, रेनी, एस्मे, रन, एस्मी, और फिर, हालांकि मैं अभी भी कुछ नहीं देख पा रहा था, अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ। प्रेत अंगों की तरह, मैंने कल्पना की कि मैं अपनी बाहों को फिर से महसूस कर सकता हूँ। और उनमें, कुछ छोटा और कठोर और बहुत, बहुत गर्म था। मेरा बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा। मैंने ये कर दिखाया। तमाम मुश्किलों के बावजूद, मैं रनएस्मी से बचने के लिए काफ़ी मजबूत था। उसे तब तक थामे रहा जब तक वह मेरे बिना जीने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो गई। मेरी काल्पनिक बाहों में गर्मी का वह स्थान इतना वास्तविक लगा। मैंने उसे और भी करीब से पकड़ लिया। ये ठीक वही जगह थी जहां मेरा दिल होना चाहिए था। अपनी बेटी की गर्म यादों को कसकर थामे हुए, मुझे पता था कि जब तक मुझे ज़रूरत होगी मैं अंधेरे से लड़ पाऊंगी। मेरे दिल के पास की गर्मी और ज़्यादा वास्तविक, गर्म और गर्म होती जा रही थी। गर्मी इतनी वास्तविक थी कि यकीन करना मुश्किल था कि मैं इसकी कल्पना कर रहा था। गरम, पूर्ण ऑडियो बुक हिंदी में। अब असहज महसूस हो रहा है। बहुत गर्मी है, बहुत, बहुत गर्मी है। कलिंग आयरन के गलत सिरे को पकड़ने की तरह मेरी स्वचालित प्रतिक्रिया ये थी कि मैं अपनी बाहों में जलती हुई चीज़ को गिरा दूं। लेकिन मेरी बाहों में कुछ भी नहीं था। मेरी बाहें मेरी छाती से लिपटी हुई नहीं थीं। मेरी बाहें मेरे बगल में कहीं पड़ी हुई मृत वस्तुएं थीं। गर्मी मेरे अंदर थी। जलन बढ़ती गई, चरम पर पहुंची और फिर बढ़ती गई, जब तक कि वो उस सीमा को पार नहीं कर गई जो मैंने कभी महसूस की थी। मैंने अपने सीने में धधकती आग के पीछे की धड़कन को महसूस किया और महसूस किया कि मैंने अपना दिल फिर से पा लिया है, ठीक उस समय जब मुझे कभी ऐसा नहीं लगता। काश कि मेरे पास अभी भी मौका था, मैं उस कालेपन को गले लगा लेता। मैं अपनी बाहें ऊपर उठाना चाहता था और अपनी छाती को नोचकर उसमें से दिल को चीर देना चाहता था ताकि इस यातना से छुटकारा मिल सके। लेकिन मैं अपनी बाहें महसूस नहीं कर पा रहा था, एक भी गायब उंगली नहीं हिला पा रहा था।
जेम्स ने मेरे पैर को अपने पैर के नीचे दबा लिया। ये कुछ भी नहीं था। ये पंख वाले बिस्तर पर आराम करने के लिए एक नर्म जगह थी। मैं अब इसे 100 बार लूंगा, 100 बार लूंगा। मैं इसे लूंगा और आभारी रहूंगा। बच्चा मेरी पसलियों को लात मारकर अलग कर रहा था, टुकड़े टुकड़े करके मेरे शरीर में घुस रहा था। ये कुछ भी नहीं था। ये ठंडे पानी के कुंड में तैरना था। मैं इसे 1000 बार स्वीकार करूंगा। इसे स्वीकार करो और आभारी रहो। आग और भी तेज हो गई और मैं चीखना चाहता था, किसी से भीख मांगने के लिए कि वो मुझे अभी मार दे, इससे पहले कि मैं इस दर्द में 1 सेकंड और जीऊं। लेकिन मैं अपने होंठ नहीं हिला सकता था। वजन अभी भी वहां था, मुझ पर दबाव डाल रहा था। मुझे एहसास हुआ कि यह अंधकार नहीं था जो मुझे दबाए हुए था, यह मेरा शरीर था। इतना भारी, मुझे आग की लपटों में दफना रहा था जो अब मेरे दिल से बाहर निकल रही थी, मेरे कंधों और पेट में असहनीय दर्द के साथ फैल रही थी, मेरे गले तक पहुंच रही थी, मेरे चेहरे को चाट रही थी। मैं क्यों नहीं हिल सकता था? मैं क्यों नहीं चिल्ला सकता था? ये कहानियों का हिस्सा नहीं था। मेरा दिमाग असहनीय रूप से स्पष्ट था, भयंकर दर्द से और भी अधिक तीक्ष्ण हो गया था, और जैसे ही मैंने प्रश्न बनाने शुरू किए, मुझे उत्तर मिल गया। मॉफिन। ऐसा लगता है कि लाखों मौतें पहले हमने इस पर चर्चा की थी, एडवर्ड, कार्लिसले और मैं। एडवर्ड और कार्लिसले को उम्मीद थी कि पर्याप्त दर्द निवारक दवाएं जहर के दर्द से लड़ने में मदद करेगी। कार्लिसले ने एम्मेट के साथ कोशिश की थी, लेकिन दवा से पहले ही जहर जल गया था, जिससे उसकी नसें सील हो गई थीं। इसे फैलने का समय नहीं मिला था। मैंने अपना चेहरा नर्म बनाए रखा और सिर हिलाकर अपने भाग्यशाली सितारों को धन्यवाद दिया कि एडवर्ड मेरे मन की बात नहीं पढ़ सका, क्योंकि मेरे शरीर में पहले भी मॉफिन और जहर एक साथ था, और मुझे सच्चाई पता थी। मुझे पता था कि जब जहर मेरी नसों में घुस रहा था, तो दवा की सुन्नता पूरी तरह से अप्रासंगिक थी। लेकिन मैं इस तथ्य का उल्लेख करने वाला नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं जिससे वो मुझे बदलने के लिए और अधिक अनिच्छुक हो जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मॉफिन का यह असर होगा कि यह मुझे जकड़ लेगा और मेरा गला घोंट देगा, जलते हुए मुझे लकवाग्रस्त कर देगा। मुझे सारी कहानियां पता थीं। मुझे पता था कि कार्लिसले ने जलते समय खोज से बचने के लिए काफी चुप रहा था। मुझे पता था कि रोज़ली के अनुसार चीखने से कोई फायदा नहीं होता, और मुझे उम्मीद थी कि शायद मैं कार्लिसले जैसा बन सकूं, कि मैं रोज़ली की बात पर यकीन करूंगी। मैं अपने मुंह को बंद रखना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे मुंह से निकली हर चीख एडवर्ड को परेशान कर देगी। अब मुझे यह एक घिनौना मजाक लग रहा था कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है। अगर मैं चिल्ला नहीं सकता था तो मैं उनसे कैसे कह सकता था कि मुझे मार दें? मैं बस मरना चाहता था, कभी पैदा न होना चाहता था। मेरा पूरा अस्तित्व इस दर्द से ज्यादा नहीं था। एक और दिल की धड़कन के लिए इसे सहना उचित नहीं था। मुझे मरने दो, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। और कभी ना खत्म होने वाली जगह के लिए बस यही था। बस आग की लपटें और मेरी बेआवाज चीखें मौत की गुहार लगाती हुई। और कुछ नहीं, समय भी नहीं। तो इसने इसे अनंत बना दिया, जिसका कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं। दर्द का एक अनंत क्षण। एकमात्र बदलाव तब आया जब अचानक, असंभव रूप से, मेरा दर्द दोगुना हो गया। मेरे शरीर का निचला आधा हिस्सा, जो मॉफिन से पहले से ही सुन्न हो गया था, अचानक आग की लपटों में घिर गया। कुछ टूटे हुए कनेक्शन ठीक हो गए थे, लौ की झुलसती उंगलियों द्वारा एक साथ जुड़ गए थे। अंतहीन जलन जारी रही। ये कुछ सेकंड या दिन, सप्ताह या वर्ष भी हो सकता था, लेकिन अंततः समय का फिर से कुछ अर्थ हो गया। 3 चीजें एक साथ घटित हुई, एक दूसरे से इतनी बड़ी कि मुझे पता ही नहीं चला कि पहले क्या हुआ। समय पुनः शुरू हुआ, मॉफिन का वजन कम हुआ और मैं मजबूत हो गया। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे शरीर पर नियंत्रण धीरे धीरे मेरे पास वापस आ रहा है, और वे क्षण मेरे लिए समय बीतने के पहले संकेत थे। मुझे ये तब पता चला जब मैं अपने पैर की उंगलियों को हिलाने और अपनी उंगलियों को मुट्ठी में बांधने में सक्षम हो गया। मुझे ये पता था, लेकिन मैंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।
यद्यपि वास्तव में आग की तीव्रता में एक अंश भी कमी नहीं आई, फिर भी मुझमें उसे अनुभव करने की एक नई क्षमता, मेरी नसों में बहने वाली ज्वाला की प्रत्येक प्रचंड लपट को अलग अलग सराहने की एक नई संवेदनशीलता विकसित होने लगी। मैंने पाया कि मैं इसके इर्द गिर्द सोच सकता हूँ। मुझे याद आ रहा था कि मुझे क्यों नहीं चिल्लाना चाहिए। मुझे याद आ रहा था कि मैंने इस असहनीय पीड़ा को सहने का फैसला क्यों किया था। मुझे याद आ रहा था कि हालांकि अब यह असंभव लग रहा था, लेकिन कुछ ऐसा था जो यातना के लायक हो सकता था। ये ठीक उस समय हुआ जब मेरे शरीर से वजन हटने के बाद मैं खुद को संभाल सकता था। मुझे देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन मेरे लिए, जब मैं चीखने और छटपटाने की आवाज़ को अपने शरीर के अंदर बंद रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, जहां वे किसी और को चोट नहीं पहुंचा सकते थे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जलते हुए खंभे से बंधा हुआ था और आग में खुद को संभालने के लिए उस खंभे को पकड़ रहा था। मुझमें बस इतनी ताकत थी कि मैं जिंदा जलते हुए भी बिना हिले डुले लेटा रहा। मेरी सुनने की शक्ति और अधिक स्पष्ट होती गई, और मैं समय का पता लगाने के लिए अपने दिल की तेज धड़कनों को गिन सकता था। मैं अपने दांतों से निकलती उथली सांसों को गिन सकता था। मैं उन धीमी, समान सांसों को गिन सकता था जो मेरे आसपास कहीं से आ रही थीं। ये सबसे धीमी गति से चल रही थीं, इसलिए मैंने उन पर ध्यान केंद्रित किया। उनका मतलब था कि सबसे ज्यादा समय बीत रहा था, घड़ी के पेंडुलम से भी ज्यादा। उन सांसों ने मुझे जलते हुए सेकंडों के जरिए अंत की ओर खींचा। मैं लगातार मजबूत होता गया, मेरे विचार स्पष्ट होते गए। जब नई आवाजें आती तो मैं सुन पाता। हल्के कदमों की आवाज आ रही थी, दरवाजा खुलने से हवा की फुसफुसाहट आ रही थी। कदम करीब आ गए और मुझे अपनी कलाई के अंदर दबाव महसूस हुआ। मैं उंगलियों की ठंडक महसूस नहीं कर पा रहा था। आग ने ठंड की हर याद को जलाकर राख कर दिया। अभी भी कोई बदलाव नहीं, कोई नहीं। मेरी झुलसी हुई त्वचा पर हल्का दबाव, सांस। मॉर्फिन की कोई गंध नहीं बची है। मुझे पता है। बेला, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे बिना किसी संदेह के पता था कि अगर मैंने अपने दांत खोले तो मैं इसे खो दूंगा, मैं चीखूंगा और तड़पूंगा, और अगर मैंने अपनी आंखें खोली, अगर मैंने अपनी उंगली भी हिलाई, तो कोई भी बदलाव मेरे नियंत्रण का अंत होगा। बेला, बेला, प्रिय, क्या तुम अपनी आंखें खोल सकती हो? क्या तुम मेरा हाथ दबा सकती हो? मेरी उंगलियों पर दबाव। इस आवाज का जवाब न देना मुश्किल था, लेकिन मैं स्तब्ध रह गया। मुझे पता था कि अब उसकी आवाज में जो दर्द है, वह उस दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं है जो हो सकता है। अभी उसे बस यही डर था कि मैं पीड़ित हूँ। शायद कार्लिसले, शायद मैं बहुत देर से आया। उसकी आवाज दबी हुई थी, ये शब्द विलंब पर टूट गई। एक क्षण के लिए मेरा संकल्प डगमगा गया। उसके दिल की आवाज सुनो, एडवर्ड। यह एमिट के दिल से भी ज्यादा मजबूत है। मैंने कभी भी कुछ ऐसा नहीं सुना जो सोवाइटल हो। वो एकदम सही होगा। हाँ, मेरा चुप रहना सही था। कार्लिसले उसे आश्वस्त करेगा। उसे मेरे साथ कष्ट सहने की जरूरत नहीं थी। और उसकी रीढ़, उसकी चोटें एस्मे की चोटों से ज्यादा गंभीर नहीं थीं। विश उसे ठीक कर देगा, जैसे उसने एस्मे को ठीक किया था। लेकिन वह तो बिल्कुल शांत है। मैंने जरूर कुछ गलत किया होगा, या कुछ सही है। एडवर्ड बेटा, तुमने वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, और उससे भी ज्यादा। मुझे यकीन नहीं है कि मैं उसे बचाने के लिए इतनी दृढ़ता और विश्वास रख पाता। खुद को कोसना बंद करो। बेला ठीक हो जाएगी। एक टूटी हुई फुसफुसाहट। वह बहुत पीड़ा में होगी। हमें यह नहीं पता। उसके शरीर में बहुत ज्यादा मॉर्फिन थी। हमें नहीं पता कि इसका उसके अनुभव पर क्या असर होगा। मेरी कोहनी के अंदर हल्का दबाव। एक और फुसफुसाहट। बेला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेला, मुझे माफ कर दो। मैं उसे जवाब देना तो चाहती थी, लेकिन मैं उसका दर्द और नहीं बढ़ाना चाहती थी। जब तक मुझमें खुद को संभालने की ताकत है, तब तक मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस सब के बीच यह आग मुझे जलाती रही, लेकिन अब मेरे दिमाग में बहुत जगह थी। उनकी बातचीत पर विचार करने के लिए जगह, जो हुआ था उसे याद करने के लिए जगह, भविष्य की ओर देखने के लिए जगह,
और अभी भी पीड़ा सहने के लिए अंतहीन जगह बची हुई थी। चिंता की भी गुंजाइश है। मेरी बच्ची कहाँ थी? वो यहाँ क्यों नहीं थी? वे उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे थे? नहीं, मैं यहीं रहूंगा, एडवर्ड ने फुसफुसाते हुए एक अनकही सोच का जवाब दिया। वे इसे सुलझा लेंगे। एक दिलचस्प स्थिति, कार्लसले ने जवाब दिया। और मुझे लगा था कि मैंने लगभग सब कुछ देख लिया है। मैं इसे बाद में निपटा लूंगा। हम इसे निपटा लेंगे। किसी ने मेरी फफोलेदार हथेली को धीरे से दबाया। मुझे यकीन है कि हम पांचों लोग इसे खून खराबे में बदलने से रोक सकते हैं। एडवर्ड ने आह भरी। मुझे नहीं पता कि किसका पक्ष लेना है। मैं उन दोनों को पीटना पसंद करूंगा। खैर, बाद में। मुझे आश्चर्य है कि बेला क्या सोचेगी, वो किसका पक्ष लेगी, कार्लसले ने सोचा। एक धीमी, तनावपूर्ण हंसी। मुझे यकीन है कि वो मुझे आश्चर्यचकित करेगी। वो हमेशा ऐसा करती है। कार्लसले के कदम फिर से धीमे हो गए और मैं निराश हो गया कि आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं था। क्या वे मुझे परेशान करने के लिए ही इतने रहस्यमय तरीके से बात कर रहे थे? मैं समय देखने के लिए एडवर्ड की सांसें गिनने लगा। 10,943 सांसों के बाद कमरे में कदमों की एक अलग आवाज सुनाई दी। हल्की, ज्यादा लयबद्ध। यह अजीब बात है कि मैं कदमों के बीच सूक्ष्म अंतर पहचान सकता था, जिन्हें मैं आज से पहले कभी नहीं सुन पाया था। कितना समय और लगेगा? एडवर्ड ने पूछा। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, एलिस ने उससे कहा। देखो, वो कितनी साफ हो रही है। मैं उसे और भी बेहतर तरीके से देख सकती हूँ। उसने आह भरी। अभी भी थोड़ा कड़वाहट महसूस हो रही है। हाँ, इस बारे में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम्हें भी शर्मिंदगी महसूस होगी अगर तुम्हें एहसास होगा कि तुम अपने स्वभाव के कारण ही हथकड़ी में बंधे हुए हो। मैं पिशाचों को सबसे अच्छी तरह से देख पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक पिशाच हूँ। मैं मनुष्यों को ठीक से देख पाती हूँ, क्योंकि मैं भी एक पिशाच थी। लेकिन मैं इन अजीबोगरीब अर्ध नस्लों को बिल्कुल नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि मैंने उनका अनुभव नहीं किया है। वाह, ध्यान दो, एलिस। ठीक है, बेला को अब देखना बहुत आसान है। कुछ देर तक खामोशी छाई रही और फिर एडवर्ड ने आह भरी। यह एक नई आवाज थी, खुशनुमा। वो सचमुच ठीक हो जाएगी, उसने सांस लेते हुए कहा। बेशक वह है। 2 दिन पहले आप इतने आशावादी नहीं थे। 2 दिन पहले मैं ठीक से देख नहीं पा रही थी। लेकिन अब जब वह सभी अंधे स्थानों से मुक्त हो गई है, तो ये बहुत आसान है। क्या आप मेरे लिए ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? घड़ी पर मुझे एक अनुमान बताओ। एलिस ने आह भरी। बहुत अधीर। ठीक है, मुझे 1 सेकंड दो। शांत श्वास। धन्यवाद, एलिस। उसकी आवाज में चमक थी। कितनी देर? क्या वे कम से कम मेरे लिए इसे जोर से नहीं कह सकते थे? क्या ये पूछना बहुत ज्यादा था? मैं और कितने सेकंड जलाऊंगा? 10,000, 20, एक और दिन 86,400, उससे ज्यादा। वह बहुत ही चमकदार होगी, एडवर्ड ने धीरे से गुर्राते हुए कहा। वह हमेशा से ऐसी ही रही है। एलिस ने नाक भान सिकोड़ी। तुम समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है? उसे देखो। एडवर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एलिस के शब्दों ने मुझे उम्मीद दी कि शायद मैं उस चारकोल ब्रिकेट जैसा नहीं हूँ जैसा मैं महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मैं सिर्फ जली हुई हड्डियों का ढेर बन गया हूँ। मेरे शरीर की हर कोशिका राख में तब्दील हो चुकी थी। मैंने एलिस को कमरे से बाहर हवा में बहते हुए सुना। मैंने कपड़े की सरसराहट सुनी जो उसने हिलाया था और खुद से रगड़ रहा था। मैंने छत से लटकी रोशनी की शांत गूंज सुनी। मैंने घर के बाहर से आती हुई हल्की हवा को सुना। मैं सब कुछ सुन सकता था। नीचे कोई व्यक्ति बॉल गेम देख रहा था। मेरिनर्स 2 रन से जीत रहे थे। अब मेरी बारी है, मैंने रोसेली को किसी पर चिल्लाते हुए सुना और जवाब में एक धीमी सी गुर्राहट थी। अरे अब, एम्मेट ने चेतावनी दी। किसी ने सिसकारी भरी। मैंने और ध्यान से सुना, लेकिन वहां खेल के अलावा कुछ भी नहीं था। बेसबॉल में इतनी दिलचस्पी नहीं थी कि मैं दर्द से ध्यान हटा सकूं, इसलिए मैंने एडवर्ड की सांसों को फिर से सुना, सेकंड गिनते हुए।
21,917 और 1.5 सेकंड बाद दर्द बदल गया। अच्छी खबर यह रही कि यह मेरी उंगलियों और पैरों से धीरे धीरे गायब होने लगा। धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन कम से कम ये कुछ नया तो कर रहा था। ये होना ही था, दर्द खत्म होने वाला था। और फिर बुरी खबर आई। मेरे गले में पहले जैसी आग नहीं थी। मैं न केवल जल रहा था, बल्कि अब मैं प्यासा भी हो गया था। हड्डी की तरह सूखा, बहुत प्यासा, जलती हुई आग और जलती हुई प्यास। एक और बुरी खबर, मेरे दिल की आग और भी भड़क गई। ये कैसे संभव था? मेरी धड़कनें, जो पहले से ही बहुत तेज थीं, और तेज हो गईं, आग ने अपनी लय को एक नई उन्मत्त गति पर पहुंचा दिया। कार्लिसल, एडवर्ड ने पुकारा। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन स्पष्ट थी। मुझे पता था कि अगर कार्लिसल घर में या उसके आसपास होता तो वह उसे सुन लेता। आग मेरी हथेलियों से हट गई, जिससे वे आनंदपूर्वक दर्द मुक्त और ठंडी हो गईं। लेकिन यह मेरे दिल में वापस चली गई, जो सूरज की तरह गर्म हो गया और एक नई गति से धड़क रहा था। कार्लिसल कमरे में दाखिल हुआ, एलिस उसके बगल में थी। उनके कदमों की आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि मैं ये भी बता सकता था कि कार्लिसल दाईं ओर था और एलिस से 1 फुट आगे था। सुनो, एडवर्ड ने उनसे कहा। कमरे में सबसे तेज आवाज़ मेरे उन्मत्त हृदय की थी, जो आग की लय के साथ धड़क रहा था। आह, कार्लिसले ने कहा, ये लगभग खत्म हो गया है। उसके शब्दों से मुझे जो राहत मिली, वह मेरे हृदय में उठे अत्यधिक दर्द के सामने दब गई। हालांकि मेरी कलाइयां और टखने आज़ाद थे, वहां आग पूरी तरह बुझ चुकी थी। जल्द ही, एलिस ने उत्सुकता से सहमति जताई। मैं बाकी लोगों को भी ले आऊंगी। क्या मुझे रोज़ली चाहिए? हाँ, बच्चे को दूर रखो। क्या? नहीं, नहीं, उसका क्या मतलब था? मेरे बच्चे को दूर रखो। वह क्या सोच रहा था? मेरी उंगलियां फड़कने लगी, जलन मेरे आदर्श मुखौटे को चीरती हुई। कमरे में सन्नाटा छा गया, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि प्रतिक्रिया में वे सब 1 सेकंड के लिए सांस लेना बंद कर चुके थे। एक हाथ ने मेरी बेकाबू उंगलियों को दबाया। बेला, बेला, प्यार। क्या मैं बिना चिल्लाए उसका जवाब दे सकता था? मैंने एक पल के लिए इस पर विचार किया, और फिर आग मेरी छाती को चीरती हुई और मेरी कोहनी और घुटनों से बाहर निकलती हुई और भी गर्म हो गई। बेहतर है कि ऐसा जोखिम न लिया जाए। तिल उन्हें तुरंत ऊपर ले आओ, एलिस ने कहा। उसके स्वर में एक तीव्र तीक्ष्णता थी, और जब वह दूर चली गई तो मैंने हवा के झोंके को सुना। और फिर ओह, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, हेलीकॉप्टर के ब्लेड की तरह। ध्वनि लगभग एक ही निरंतर स्वर की तरह थी। ऐसा लग रहा था कि यह मेरी पसलियों को पीस देगा। मेरी छाती के बीच में आग भड़क उठी, लपटों के आखिरी अवशेषों को चूसते हुए। मेरे शरीर के बाकी हिस्से को अब तक की सबसे भयंकर आग में झोंक दिया। दर्द इतना था कि मैं अचेत हो गया, मेरी लोहे की पकड़ टूट गई। मेरी पीठ झुक गई, मानो आग मुझे मेरे दिल से ऊपर की ओर खींच रही हो। मैंने अपने शरीर के किसी भी अन्य हिस्से को अपनी पंक्ति से हटने नहीं दिया, क्योंकि मेरा धड़ मेज पर पीछे की ओर झुक गया था। मेरे अंदर यह एक युद्ध बन गया था। मेरा तेज दिल हमलावर आग के खिलाफ दौड़ रहा था। दोनों हार रहे थे। आग का अंत हो चुका था, उसने सब कुछ जला दिया था जो जलने लायक था। मेरा दिल अपनी आखिरी धड़कन की ओर बढ़ रहा था। आग सिकुड़ती चली गई, उस बचे हुए मानव अंग के अंदर अंतिम, असहनीय उछाल के साथ केंद्रित हो गई। उछाल का जवाब एक गहरी, खोखली आवाज वाले धमाके से मिला। मेरा दिल 2 बार लड़खड़ाया और फिर एक बार फिर चुपचाप धड़क उठा। कोई आवाज नहीं थी, कोई सांस नहीं थी, यहाँ तक कि मेरी सांस भी नहीं थी। एक क्षण के लिए मुझे केवल दर्द की अनुपस्थिति का ही एहसास हुआ, और फिर मैंने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से ऊपर की ओर देखा।